आज की दुनिया की आबादी करीब 800 करोड़ तक पहुंच चुकी है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी सोचा इतनी तेजी से बढ़ती हुई आबादी का अंजाम क्या होगा? खाने पीने की कमी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर सरकार इस मुसीबत को रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसा ही वक्त आया साल 2043 में, जब धरती की आबादी बेकाबू हो चुकी थी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फसलें बर्बाद हो रही थी, लोग भूख से मर रहे थे और खाने पीने की चीजों के लिए सड़कों पर दंगे हो रहे थे। वैज्ञानिकों ने इस मुसीबत से निपटने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें बनाई, जिनसे पैदावार तो बढ़ी लेकिन साथ ही एक खतरनाक साइड इफेक्ट भी आया। दुनिया भर में एक साथ 2-3 नहीं बल्कि 4-4 जुड़वा बच्चे पैदा होने लगे। आबादी और तेजी से बढ़ने लगी। इंसान अपनी ही बनाई मुसीबत में फंस गया। फिर इस संकट को रोकने के लिए एक पावरफुल नेता डॉक्टर निकोलेट कैमन मसीहा बनकर सामने आई। कैमन ने यूरोपियन फेडरेशन के साथ मिलकर एक ऐसा सख्त कानून बनाया जिसने इंसानियत का भविष्य ही बदल दिया। नाम था चाइल्ड एलोकेशन एक्ट। कैमन ने दुनिया के सामने ऐलान किया, हमने अपनी धरती को बीमार कर दिया है, अब हमें कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी। वन चाइल्ड पॉलिसी हमारी मजबूरी है। इस कानून के तहत अब हर परिवार में सिर्फ एक बच्चा रह सकता है। बाकी बच्चों को एक हाईटेक क्रायोस्लीप पॉड में सुला दिया जाएगा। कैमन ने लोगों को यकीन दिलाया कि इन पॉड्स में बच्चे आराम से सो जाएंगे और सालों तक सुरक्षित रहेंगे। उसने वादा किया कि जब आबादी कम हो जाएगी, खाने पीने की चीजें काफी होंगी, तब इन बच्चों को बाहर निकाला जाएगा और वो एक बेहतर जिंदगी जिएंगे जहाँ भुखमरी नहीं होगी। दुनिया ने मजबूरी में इस कानून को मान लिया। इसके लिए एक नई एजेंसी बनाई गई, चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो यानी CAB। इसके काले कपड़े वाले एजेंट्स शिकारी की तरह शहर में घूमते, ये चेक करते कि कोई नियम तो नहीं तोड़ रहा। जब बच्चे 5 साल के हो जाते तो माँ बाप अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को CAB के हवाले कर देते। जो मना करता उनके बच्चों को ये एजेंट जबरदस्ती छीन लेते। सरकार ने सुरक्षा भी बहुत टाइट कर दी थी। हर इंसान की कलाई पर एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट होता जो उसकी पहचान था और उसकी हर हरकत पर नजर रखता। सरकार का लोगों पर पूरा कंट्रोल था। इसी सख्त माहौल में एक अस्पताल में कैरन सेटमैन नाम की एक औरत ने 7 बेटियों को जन्म दिया और दुनिया छोड़ गई। कैरन का बॉयफ्रेंड उसे प्रेग्नेंट करके पहले ही भाग चुका था। अब कैरन के पिता टेरेंस सेटमैन के सिवा उन 7 बेटियों का कोई नहीं था। टेरेंस अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। बेटी के जाने के बाद उसने अपने 7 नतिनों की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन अब उसे एक मुश्किल फैसला लेना था। या तो वो अपनी एक नतिन को रख कर बाकी 6 को CAB के हवाले कर दे, या फिर उन 7 को दुनिया की नजरों से छुपाकर पाले। टेरेंस को सरकार पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने दूसरा रास्ता चुना और अपनी 7 नतिनों को खुद पालने का फैसला किया। उसने अपनी नतिनों के नाम हफ्ते के 7 दिनों पर रखे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। टेरेंस ने अपने घर में एक गुप्त कमरा बनाया जहाँ जरूरत पड़ने पर वो बच्चों को छुपा सके। 5 साल तक उसने दुनिया को यही बताया कि उसकी सिर्फ एक नतिन है जिसका नाम कैरन सेटमैन है। यही उसकी माँ का नाम था जो बाहर की दुनिया के लिए उनकी पहचान बन गया। जब बच्चियां 5 साल की हुई तो टेरेंस सेटमैन के सामने एक बड़ी चुनौती थी। वो हमेशा तो उनके साथ नहीं रह सकता था, इसलिए उसने बच्चियों को पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि वो अपनी और अपनी बहनों की हिफाजत खुद कर सके। टेरेंस ने एक सख्त सिस्टम बनाया। हर बहन हफ्ते में सिर्फ अपने नाम वाले दिन बाहर जा सकती है, जैसे मंडे से सोमवार को, ट्यूसडे सिर्फ मंगलवार को और बाकी भी उसी तरह। सभी बहनों के ब्रेसलेट पर एक ही पहचान कैरन सेटमैन डाल दी गई। बाहर जाने वाली बहन को कैरन बनकर रहना पड़ता था। शाम को घर लौटकर उसे अपने दिन की हर बात, छोटी बड़ी हर फीलिंग बाकी बहनों से शेयर करनी पड़ती थी, ताकि अगले दिन दूसरी बहन को पता हो कि उसे क्या करना है। इसके लिए टेरेंस ने एक खास टेक्नोलॉजी बनाई। बच्चियों के ब्रेसलेट को मॉडिफाई किया जो दिन भर का डेटा रिकॉर्ड करता और शाम को एक डिवाइस से बाकी बहनों के ब्रेसलेट में ट्रांसफर कर देता। इसी तरह एक बहन स्कूल जाती तो उसके रिकॉर्ड से बाकी बहनों की पढ़ाई हो जाती। लेकिन ये जिंदगी बहुत रिस्की थी। बाहर हर जगह CAB के गार्ड्स थे जो हर वक्त लोगों की पहचान चेक करते रहते। एक छोटी सी चूक और उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। समय बीतता गया। 30 साल बाद टेरेंस दुनिया छोड़ गया। अब वो 7 लड़कियां जवान, समझदार और ताकतवर औरतें बन चुकी थी। चेहरा एक जैसा लेकिन सोच और स्टाइल सबका अलग। बाहर दुनिया के लिए वो आज भी सिर्फ एक इंसान थे, कैरन सेटमैन। टेरेंस के सिस्टम को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाया जो नामुमकिन लगता था। उनकी मेहनत और तालमेल की वजह से कैरन सेटमैन एक बड़ी बैंक की सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव बन गई। पहले स्कूल था, अब बैंक। हर बहन अपने दिन पर कैरन बनकर बैंक जाती। आज सोमवार था, यानी मंडे की बारी। मंडे सबसे शांत और जिम्मेदार थी। वो तैयार होकर ऑफिस जा रही थी और आज खास दिन था। उसे प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन मंडे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर भी वो ऑफिस पहुंची। ऑफिस के लिफ्ट में उसकी मुलाकात जेरी से हुई। जेरी कैरन का कलीग जो उसकी कामयाबी से जलता था। वो हमेशा कैरन को नीचा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार कैरन उसका मुंह बंद कर देती थी। आखिर 7 दिमाग जो थे, पर जेरी भी चालाक था।
उसे कैरन पर शक होने लगा। उस दिन लिफ्ट से निकलते वक्त जेरी ने कुछ ऐसा कहा जैसे उसे कैरन का राज पता हो। मंडे ने उसे इग्नोर किया और अपने ऑफिस चली गई। शाम हुई, रात गहरी हो गई, लेकिन मंडे घर नहीं लौटी। अपार्टमेंट में बाकी बहनों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। फ्राइडे, जो सबसे ज्यादा टेक एक्सपर्ट थी, मंडे का ब्रेसलेट ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऑफलाइन था। अब सबको यकीन हो गया कि मंडे किसी मुसीबत में फंस गई है। वो सभी उसे ढूंढना चाहती थी, लेकिन बाहर जाना मतलब मौत को बुलावा देना था। उन्होंने सुबह तक इंतजार किया। अगला दिन मंगलवार था, यानी ट्यूसडे की बारी। अपार्टमेंट में सन्नाटा था, लेकिन हर बहन के दिमाग में तूफान चल रहा था। ट्यूसडे आईने के सामने खड़ी थी। कैरन सेटमेंट का चेहरा था, लेकिन आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसे ऑफिस जाकर मंडे का पता लगाना था, पर डर था कि कहीं सीबी को उनकी सच्चाई ना पता चल गई हो। फ्राइडे ने उसके कान में एक छोटा सा कम्युनिकेशन डिवाइस लगाया। ट्यूसडे ने गहरी सांस ली और बाहर की दुनिया में कदम रख दिया। शहर की सड़कें लोगों की भीड़ से भरी थी। हर कोने पर सीएबी के चेक पॉइंट्स थे, जहां एजेंट्स हर चेहरे को स्कैन करते। ट्यूसडे सीधा ऑफिस पहुंची। सेक्रेटरी से बात करके उसे पता चला कि कैरन को प्रमोशन मिल गया था। इसे सेलिब्रेट करने के लिए मंडे कल अपने कलीग्स के साथ हैरिस बार में गई थी। ट्यूसडे तुरंत वहां पहुंचे। बारटेंडर ने बताया कि कल रात कैरन और जेरी के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ। इसके बाद कैरन गुस्से में बाहर चली गई। जेरी वही था जो मंडे को शक की नजरों से देख रहा था। बहनों को यकीन था कि जेरी ने ही मंडे के साथ कुछ गलत किया है। ट्यूसडे जेरी को सबक सिखाने बार से निकली ही थी कि सामने सीएबी की वैन खड़ी थी। एजेंट्स ने उसे जबरदस्ती वैन में डाला और साथ ले गए। रास्ते में उन्होंने ट्यूसडे का ब्रेसलेट स्कैन करके उसे स्विच ऑफ कर दिया। उसी वक्त अपार्टमेंट में बाकी बहनें जो ट्यूसडे को ट्रैक कर रही थी दहशत में आ गई। ट्यूसडे भी अब ऑफलाइन थी। एजेंट्स उसे सीएबी के हेडक्वार्टर ले गए और निकोलेट कैमन के सामने खड़ा कर दिया। वही कैमन जिसने चाइल्ड एलोकेशन एक्ट बनाया था। ट्यूसडे ने डरते डरते पूछा कि उसे क्यों पकड़ा गया। कैमन ने तंज मारते हुए कहा, 30 सालों तक 7 बहनों का छुपना वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया। तुमने 6 मासूम बच्चों का हक छीना, उनके हिस्से का खाना खाया। तुम्हारी वजह से उन्हें भूखा रहना पड़ा। ट्यूसडे ने वही बात दोहराई कि वो अपनी माँ की इकलौती बेटी है, लेकिन कैमन को सब पता था। उसे ये भी मालूम था कि उसकी बाकी बहनें अपार्टमेंट में छुपी हैं। ट्यूसडे डर से कांपने लगी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे सकती हूँ, मैं बैंक में बड़ी पोस्ट पर हूँ, मुझे छोड़ दो। कैमन मुस्कुराई और बोली, तुमसे पहली वाली भी यही बोल रही थी। मतलब साफ था, मंडे का भी बुरा हाल हुआ था। कैमन ने ट्यूसडे को अपने खास एजेंट जो के हवाले कर दिया। जो ने चाकू निकाला और ट्यूसडे की तरफ बढ़ा। ट्यूसडे की चीख कमरे में गूंज उठी। उधर अपार्टमेंट में बाकी 5 बहनें बेचैन थी। उन्हें नहीं पता था कि ट्यूसडे के साथ क्या हुआ। तभी थर्सडे की नजर मॉनिटर पर गई। उन्होंने अपार्टमेंट के बाहर सीसीटीवी लगाए थे। उसमें 3 एजेंट्स बंदूक लिए उनके अपार्टमेंट की तरफ आ रहे थे। उनके कपड़े बता रहे थे कि वो सीएबी के नहीं बल्कि कैमन के पर्सनल एजेंट्स थे। थर्सडे ने सबको गुप्त कमरे में छुपाया और खुद नाना के कमरे में छुप गए। एजेंट्स दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन वो लोहे का दरवाजा सिर्फ 7 बहनों की आंखों के रेटिना स्कैन से खुलता था। तभी एक एजेंट ने जेब से एक इंसानी आंख निकाली। उसे स्कैनर पर रखते ही दरवाजा खुल गया, यानी वो मंडे या ट्यूसडे की आंख थी। एजेंट्स अंदर घुसे और लड़कियों को ढूंढने लगे। थर्सडे ने नाना की तिजोरी खोली जहां वो हमेशा गन रखते थे, लेकिन गन गायब थी। और तो और एजेंट को गुप्त कमरे का स्विच भी पता था। उन्होंने कमरा खोला और लड़कियों को बाहर आने को कहा। सब डरते डरते बाहर आई। अब बचना नामुमकिन था। एजेंट्स गोली चलाने वाले थे कि थर्सडे पीछे से आई और एक रॉड से एक एजेंट पर वार किया। बाकी 2 एजेंट्स का ध्यान भटका और लड़कियां उन पर टूट पड़ी। एजेंट्स ताकतवर थे, लेकिन टेरेंस ने लड़कियों को भी ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि वो भी किसी से कम नहीं थी। अपार्टमेंट जंग का मैदान बन गया। लड़कियों ने डंबल, लोहे का सामान जो मिला उसे हथियार बनाया और आखिरकार तीनों एजेंट्स को मार गिराया। लेकिन इस जंग में संडे को गोली लग चुकी थी। वो मर गई। बहनों की जिंदगी पर जैसे काला साया पड़ गया। लेकिन एक सवाल उन्हें सता रहा था। 30 साल तक जो राज छुपा रहा वो आखिर कैसे खुला? आखिर वो राज कैमन को अचानक कैसे पता चल गया? और सवाल ये भी था कि कैमन उनकी सच्चाई सीबी के सामने क्यों नहीं लाई? वो उसकी बहनों को चुपके से अपने प्राइवेट एजेंट से क्यों मरवाना चाहती थी? कुछ पता लगाने के लिए बाकी बहनों ने मरे हुए एजेंट की तलाशी ली। एक एजेंट की जेब में उन्हें वो आंख मिली। फ्राइडे ने जब उसे चेक किया तो पता चला कि वो ट्यूसडे की आंख थी। ये सोचकर कि ट्यूसडे को कितनी भयानक मौत मिली होगी, बाकी 4 बहनों का दिल दहल गया। वो अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन चारों का एक साथ भागना नामुमकिन था। शहर में हर गली नुक्कड़ पर चेक पॉइंट्स और गार्ड तैनात थे जो पलक झपकते ही उन्हें धर लेते। वो रात डर के साए में गुजरी। अगला दिन बुधवार था, यानी वेडनेसडे की बारी। उन्होंने ठान लिया था कि पहले ये पता करना है कि जेरी को क्या मालूम था, मंडे से उसकी बहस क्यों शुरू हुई। वेडनेसडे ने एक मरे हुए एजेंट की बंदूक उठा ली, लेकिन उसमें फिंगरप्रिंट लॉक था, यानी वो सिर्फ उसी
किसी एजेंट के हाथ से चल सकती थी। फिर भी वेडनेसडे ने वो बंदूक अपने पास रखी। वेडनेसडे सारी बहनों में सबसे निडर और ताकतवर थी। वो बिना डरे जेरी के अपार्टमेंट में जा धमकी। जेरी को डराने धमकाने पर पता चला कि उसे कैरन का एक राज पता था। जेरी चाहता था कि अगर कैरन अपना प्रमोशन छोड़कर उसे दे दे तो वो उसका राज छुपाए रखेगा। मंडे से इसी बात पर उसका झगड़ा हुआ था, लेकिन जेरी ने उसे जो बताया वो चौंका देने वाला था। उसे 7 बहनों का राज नहीं पता था। असल राज ये था कि कैरन सेटमैन ने सीएबी के लीडर कैमैन को 400 करोड़ का गैर कानूनी डोनेशन दिया था। इसके बदले में एक सीक्रेट डील हुई थी और वो कॉन्ट्रैक्ट जेरी के हाथ लग गया था। जेरी उसी कॉन्ट्रैक्ट से मंडे को ब्लैकमेल कर रहा था। वेडनेसडे ने जेरी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाने को कहा। जेरी अपने टैब पर वो कॉन्ट्रैक्ट खोल ही रहा था कि तभी उसे किसी ने गोली मार दी और उसका सिर उड़ गया। गोली चलाने वाला कोई और नहीं, एजेंट जो का स्नाइपर था। उसने वेडनेसडे को भी देख लिया था और उस पर भी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वेडनेसडे दीवार की आड़ में छुप गई। उसी वक्त जो की टीम ने अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस लिया। वेडनेसडे भागकर बाथरूम में छुपी, लेकिन अब वो चारों तरफ से घिर चुकी थी। तभी एक एजेंट बंदूक लेकर बाथरूम में आया। वेडनेसडे ने हिम्मत दिखाई, उसे धक्का देकर उसका सिर बाथरूम की सीट पर दे मारा। वो एजेंट मर गया, लेकिन अब 3 और एजेंट बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे। वेडनेसडे के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मौत उसके करीब आ रही थी। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने मरे हुए एजेंट की उंगली काट ली और उसे टेप से अपनी उंगली पर चिपका लिया। इससे बंदूक एक्टिवेट हो गई। जैसे ही एजेंट ने बाथरूम का दरवाजा खोला, वेडनेसडे ने गोलियों की बौछार कर दी। सारे एजेंट्स मारे गए। वेडनेसडे बाहर आई और जेरी के टैब की सारी डिटेल्स अपनी बहनों के कंप्यूटर पर भेज दी। फिर वो भागती हुई बिल्डिंग के छत पर पहुंची। सामने दूसरी बिल्डिंग की छत उसकी छलांग मारने की हैसियत से काफी दूर थी, लेकिन भागने का बस वही एक रास्ता था। वेडनेसडे ने पूरी ताकत से दौड़कर छलांग लगाई, लेकिन तभी दूसरी बिल्डिंग से जो सामने आया और उसने वेडनेसडे को हवा में ही गोली मार दी। वेडनेसडे कई फीट नीचे गिरी और उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। वेडनेसडे की मौत ने बाकी 3 बहनों थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को तोड़ दिया था। वो डर के मारे कांप रही थी। तभी उनके अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक हुई। सीसीटीवी में देखा तो एक एजेंट बंदूक लिए खड़ा था। उसकी बंदूक से पता चल रहा था कि वो सीएबी का एजेंट है। कैमैन ने अभी तक कैरन सेटमैन के नाम से कोई वारंट जारी नहीं किया था। वो चुपके से अपने प्राइवेट एजेंट से उन्हें मरवा रही थी। इसीलिए बहनों को लगा कि शायद ये एजेंट सिर्फ पूछताछ के लिए आया है। थर्सडे और फ्राइडे छुप गई और सैटरडे ने दरवाजा खोला। पता चला कि वो एजेंट, जिसका नाम एड्रियन है, कैरन का आशिक था। यानी 7 बहनों में से कोई एक बहन चुपके चुपके उससे प्यार करती थी और ये उसका बॉयफ्रेंड था। एड्रियन आते ही सैटरडे को अपनी वाली कैरन समझकर रोमांस करने लगा। सैटरडे ने राज खुलने के डर से चुपचाप कैरन बनने का नाटक किया और उसके साथ रोमांस में उसका साथ दिया। फिर सैटरडे ने थोड़ा वक्त मांगा और अपनी बहनों के पास गई। उसने थर्सडे और फ्राइडे से पूछा ये एड्रियन आखिर किसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन दोनों को कुछ नहीं पता था। अब ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, सैटरडे को एड्रियन के साथ जाना होगा। साथ ही एड्रियन से और भी जरूरी जानकारी मिल सकती थी क्योंकि वो सीएबी का एजेंट था। सैटरडे इसके लिए तैयार हो गई। फ्राइडे ने सैटरडे के ब्रेसलेट में एक खास चिप लगा दी जिससे वो एड्रियन का ब्रेसलेट हैक कर सकती थी। क्योंकि एड्रियन सीएबी का एजेंट था, उसके ब्रेसलेट से फ्राइडे सीएबी के सर्वर्स तक पहुंच सकती थी। सैटरडे एड्रियन के साथ चली गई। उधर फ्राइडे ने वेडनेसडे के भेजे कॉन्ट्रैक्ट्स को खोला। उसमें साफ था कि कैरन सेटमैन ने कैमैन को 400 करोड़ का गैर कानूनी डोनेशन दिया था। लेकिन ये काम कौन कर सकता है? वो ये सोच ही रही थी कि कैरन सेटमैन ने अपना काम कर दिखाया। उसने एड्रियन के ब्रेसलेट को अपने कंप्यूटर से जोड़ दिया। अब फ्राइडे सीएबी के सर्वर्स तक पहुंची। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए और देखा कि एक कमरे में एक औरत कैद थी, दीवार पर सिर टिकाए रो रही थी। जब फ्राइडे ने जूम किया तो पता चला कि वो उनकी बहन थी। उन्हें लगा कि शायद वो मंडे है। ये देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। रात यूं ही गुजर गई। अगली सुबह सैटरडे एड्रियन की बाहों में थी। एड्रियन ने देखा कि उसकी ड्यूटी का टाइम हो गया है। वो तैयार होने लगा। तभी सैटरडे ने पूछा तुम सीएबी के लिए काम क्यों करते हो? तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग गलत करते हैं, माँ बाप से उनके बच्चों को हमेशा के लिए छीनकर? एड्रियन मुस्कुराया और बोला इसमें गलत क्या है? वह आबादी को कंट्रोल कर रहा है। क्रायो स्लीप एक सेफ जगह है। बच्चे वहाँ शांति से सोते हैं, भुखमरी से बचे रहते हैं। जब सब ठीक हो जाएगा उन्हें जगा देंगे। ये सुनकर सैटरडे सोच में डूब गई। एड्रियन ने कहा कैरन क्या तुम आज मेरे साथ यहाँ नहीं रुक सकती? मैं चाहता हूँ कि हम हर दिन मिले, सिर्फ मंडे को नहीं। ये सुनते ही सैटरडे को पता चल गया कि एड्रियन मंडे का बॉयफ्रेंड है। उसने फौरन अपनी बहनों को ये बात बताई। लेकिन थर्सडे को एड्रियन पर कुछ शक था। उसने सैटरडे को सावधान रहने को कहा, लेकिन सैटरडे कुछ कर पाती उससे पहले कैमैन के आदमी एड्रियन के अपार्टमेंट में घुस आए। सैटरडे उन्हें देखकर कांप गई। वो कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि उन्होंने उसे गोली मार दी। सैटरडे भी मर गई। ये देखकर थर्सडे और फ्राइडे सदमे में आ गई। लेकिन मौत अब उनके सिर पर भी मंडरा रही थी, जो अपने साथियों के साथ उनके अपार्टमेंट के बाहर पहुंच चुका था और स्मोक बम फेंक रहा था।
थर्सडे फ्राइडे को लेकर पीछे के रास्ते से भागने लगी, लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही फ्राइडे ने थर्सडे को नीचे धकेला और खुद वापस अपार्टमेंट में चली गई। दरअसल उनके कंप्यूटर में सातों बहनों की तस्वीरें और सारे वीडियो रिकॉर्ड्स थे जो उनकी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते थे। फ्राइडे किसी भी हाल में वो सबूत सीएबी के हाथ नहीं लगने देना चाहती थी। उसने गैस ऑन की और अपार्टमेंट में धमाका कर दिया। खुद के साथ साथ उसने सबूत भी उड़ा लिए। अब न सबूत जिंदा थे न वो खुद। फ्राइडे ने अपनी बहनों की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब थर्सडे बिल्कुल अकेली रह गई। वो हार चुकी थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद मंडे अभी जिंदा है और ब्यूरो की कैद में है। उधर एड्रियन को जब पता चला कि कैरन के अपार्टमेंट में धमाका हुआ है, वो घबराकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि सीएबी की टीम फ्राइडे की जली हुई लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही है। एड्रियन उसे देखकर रो पड़ा और दुखी होकर अपनी कार में बैठ गया। तभी उसकी गर्दन पर किसी ने चाकू रखा जो थर्सडे थी, जो उसकी कार में छुपी थी। थर्सडे को लगता था कि एड्रियन गद्दार है जिसने मंडे के जरिए उनका राज कैमन को बताया, लेकिन एड्रियन तो खुद शॉक में था। उसे सचमुच नहीं पता था कि कैरन 7 बहनें हैं। उसने सिर्फ कैरन से सच्चा प्यार किया था। ये सुनकर थर्सडे शांत हो गई। उसने एड्रियन को सारी सच्चाई बताई कि वो जिससे प्यार करता था वो मंडे थी। फिर थर्सडे ने कहा, एड्रियन, मंडे अभी ब्यूरो में कैद है। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो उसे बचाने में मेरी मदद करो। एड्रियन तुरंत मान गया। कुछ देर बाद फ्राइडे की लाश ब्यूरो पहुंची। एक एजेंट उसे स्ट्रेचर पर ले जा रहा था, लेकिन वो एजेंट असल में एड्रियन था और वो स्ट्रेचर पर फ्राइडे नहीं थर्सडे लेटी थी, जो कि एक लाश बनने का नाटक कर रही थी। एड्रियन उसे एक कमरे में ले गया जहां 2 डॉक्टर्स एक बच्ची को क्रायो स्लीप में भेजने की तैयारी कर रहे थे। थर्सडे सब देख रही थी और उसके ब्रेसलेट में सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। डॉक्टर ने बच्ची को इंजेक्शन लगाया जिससे वो बेहोश हो गई। फिर क्रायोपॉड को बंद करके फ्रीजिंग शुरू हुई, लेकिन इसके बाद जो थर्सडे ने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। क्रायोपैड में अचानक आग भड़क उठी और उस मासूम बच्ची को राख में बदल दिया गया। यानी चाइल्ड एलोकेशन एक्ट एक बड़ा धोखा था। पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर कैमन मासूम बच्चों की जान ले रही थी। एड्रियन ने भी ये खौफनाक सच आज पहली बार देखा और उसका सरकार से भरोसा उठ गया। तभी डॉक्टर्स थर्सडे को लाश समझकर क्रायोपैड में डालने वाले थे, लेकिन थर्सडे ने लात मारकर एक डॉक्टर को उसी पॉड में धकेल दिया और उसे जिंदा जला दिया। दूसरे डॉक्टर को उसने इंजेक्शन मारकर बेहोश कर दिया। एड्रियन ने बाहर के गार्ड्स को मारकर थर्सडे की मदद की। दोनों मंडे को ढूंढने लगे। एक कमरे में उन्हें उनकी बहन मिली, लेकिन वो मंडे नहीं ट्यूसडे थी। उसकी एक आंख निकाल ली गई थी। थर्सडे ने पूछा, मंडे कहाँ है? उसके साथ क्या हुआ? अब ट्यूसडे ने जो बताया वो सुनकर थर्सडे के होश उड़ गए। असल में ये सारा खेल मंडे का रचा हुआ था। उसी ने कैमन को 400 करोड़ का डोनेशन दिया और बदले में अपनी जिंदगी खरीद ली, लेकिन उसने अपनी बाकी बहनों का राज कैमन को बता दिया और उनकी मौत का सौदा कर लिया। मंडे उस जिंदगी से तंग आ चुकी थी जहाँ उसे हफ्ते में सिर्फ एक दिन बाहर निकलने की आजादी थी। उसे हर पल कैद लगता था। वो मानती थी कि सिर्फ वही अपनी माँ की असली बेटी है। बाकी बहनों को तो क्रायो स्लीप में मर जाना चाहिए था। न जाने कब से ये जहर उसके दिल में पड़ रहा था। जैसे उसे अपना प्रमोशन मिला, पैसे आए, उसने बाकी बहनों को मरवाने का प्लान बनाया ताकि वो अकेली आजादी की जिंदगी जी सके। कैमन ने उसका साथ दिया क्योंकि उसे डोनेशन के पैसे चाहिए थे। वो उन पैसों से इलेक्शन जीतकर सत्ता हथियाना चाहती थी ताकि अपना खूनी खेल बेरोक टोक खेल सके। ये सच्चाई सुनकर थर्सडे और एड्रियन को गहरा सदमा लगा। थर्सडे अब किसी भी हाल में कैमन का पर्दाफाश करना चाहती थी। एड्रियन ने बताया कि थोड़ी देर बाद कैमन ब्यूरो में एक स्पीच देने वाली है जहाँ ढेर सारे रिपोर्टर्स और सरकारी अफसर होंगे। ये मौका था कैमन को बेनकाब करने का। थर्सडे ने ट्यूसडे को वो फुटेज दी जिसमें कैमन की क्रूरता साफ दिख रही थी। उसने ट्यूसडे से कहा कि इसे ब्यूरो के सर्वर पर अपलोड करो और कैमन की स्पीच के दौरान लाइव चला दो ताकि दुनिया उसका असली चेहरा देख ले। ट्यूसडे और एड्रियन सर्वर रूम की तरफ गए और थर्सडे कैरन सेटमैन बनकर कैमन की स्पीच में पहुंची, लेकिन थर्सडे अपनी बहन मंडे को भूल ही गई जो उसकी आस्तीन का सांप बन चुकी थी। बाथरूम में थर्सडे का सामना मंडे से हुआ। मंडे अपने नाना की गन लिए खड़ी थी। थर्सडे ने उसे गुस्से और दुख से पूछा, मंडे तूने ऐसा क्यों किया? लेकिन मंडे ने जवाब देने के बजाय गन तान दी। दोनों बहनों में हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच एक गोली चली। गोली मंडे को लगी और उसका खेल वहीं खत्म हो गया। उधर ट्यूसडे और एड्रियन ने कैमन की क्रूरता का वीडियो ब्रॉडकास्ट कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैमन पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर मासूमों की जान ले रही थी। ये खुलासा देखकर कैमन के पांव डगमगा गए। उसकी तो दुनिया ही हिल गई। चाइल्ड एलोकेशन एक्ट रद्द कर दिया गया। निकोलेट कैमन को उसके गुनाहों की सजा मिली। उसे मौत की सजा सुनाई गई। थर्सडे, ट्यूसडे और उसकी कुर्बान हो चुकी बहनों की बदौलत दुनिया एक क्रूर सिस्टम से आजाद हो गई और इस तरह ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया तो यार एक कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।